हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं मनमोहन अवस्थी। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स की। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एक्ट है। इसमें सेक्शन 13 यानी 13 की बात करेंगे। आज सेक्शन 13 की डाइवोर्स। डाइवोर्स वर्ड जो आया है उसका ज्ञात हमें सबसे पहले 14वीं शताब्दी में हुआ था। The first known use of divorce was in the 14th century। तो तालाक का ज्ञात हमें 14वीं शताब्दी में हुआ था। जो तालाक वर्ल्ड का पहला ज्ञात हमें 14th सेंचुरी पे हुआ था। जो तालाक शब्द है ये अरबी शब्द की तालाका शब्द से बना हुआ है। तालाक शब्द जो है ये अरबी शब्द से तालाका से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ यह होता है कि किसी जानवर के गले में बंधी हुई रस्सी की गांठ को खोलकर उसे बंधन मुक्त करना। परंतु इसे मुस्लिम विधि के अंतर्गत इसका अर्थ पत्नी को विवाह संबंध से मुक्त करना होता है। ठीक है, तो ये तालाका शब्द से इसका निर्माण हुआ है या निर्मित हुआ है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी जानवर के गले में बंधी गांठ को खोलकर उसे मुक्त करना। और मुस्लिम लॉ में इसे जो विवाहिक संबंध संपन्न होते हैं तो उससे मुक्त करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदू विवाह में कुछ पूर्व की ओर चलते हैं। तो पूर्व में हिंदू विवाह में कोई तालाक का प्रावधान ही नहीं था। ये एक अभिन्न संबंध समझा जाता था। इसे एक अभिन्न संबंध की मान्यता दी गई थी, अर्थात जो कि एक 7 जन्मों तक का रिश्ता माना जाता था। एक बार विवाह में बंधने के पश्चात इसमें 7 जन्म तक रिश्ता निभाने का वादा किया जाए या एक माना जाता था। इस तरह की उस समय इसको माना जाता था। और तालाक जैसी स्थिति को किसी भी हालत में या किसी भी प्रकार से स्वीकृति प्रदान नहीं। तालाक की जो भी स्थितियां पैदा हो जाती थी तो उसकी स्वीकृति नहीं प्रदान होती थी, चाहे फिर पत्नी अनेकता का जीवन ही क्यों ना व्यतीत कर रही हो, या फिर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, या पति ने पत्नी का परित्याग कर दिया गया हो। इस तरह के हालातों में भी तालाक को मान्यता नहीं दी जाती थी। इसमें 7 जन्मों के रिश्ता को ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। एक बार विवाह संबंध में बंधने के बाद ये 7 जन्मों तक निभाया जाएगा, ऐसी प्रथाओं का मानना था पूर्व में। और इस पे तालाक जैसे पे बिलीव नहीं किया जाता। हिंदू विवाह 1955 जो प्रारंभ में विवाह विच्छेद दोषता के आधार पर आधारित था, गिल्टी ग्राउंड पे। 1964 के अमेंडमेंट में विवाह भंग की सिद्धांतों को इसमें मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बाद 1978 में पारस्परिक सहमति से तालाक की सहमति को प्रदान किया गया था, अर्थात म्यूचुअल कंसेंट की परमिशन 1978 पे दी गई, जो कि सेक्शन 13 भी ऐड हुआ था उस पर। अगर हिंदू विवाह में आज की स्थिति की बात करें तो आज की स्थिति में तीनों आधार वहाँ पे प्रतिपादित किए गए थे, तो वो तीनों सिद्धांतों को स्वीकारा गया है। साथ ही साथ रूढ़िगत जो मान्यताएं हैं अधिनियम द्वारा मान्य विवाहों को भी संजोए रखा गया है। इसमें जो विवाह विच्छेद है उस पे जो हम सेक्शन 5 की कंडीशन को फुलफिल कर एक वैलिड मैरिज करते हैं, उसका यहाँ पे डाइवोर्स कैसे होता है वो सेक्शन 13 के में बताया गया है। तो जो सेक्शन 5 में हम वहाँ पे मैरिज करते हैं, यहाँ पे सेक्शन 13 पे उसको हम वो डाइवोर्स करते हैं। उसका जो विवाह विच्छेद होता है वो विवाह को विघटित कर देता है। पक्षकारों के सभी संबंध समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वो मेल और फीमेल हो जाते हैं पहले की ही तरह।
एक प्रकार से देखा जाए तो कानूनी रूप से दोनों पक्षकारों को अर्थात स्त्री और पुरुष को विवाह बंधन से मुक्त होना, ऐसा विच्छेद होना जिसमें स्त्री और पुरुष दूसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं या अधिकार मिल जाता है, राइट मिल जाता है उनको। जो शादी हुई है उसका डाइवोर्स करने के बाद उनको यह आधार मिल जाता है कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं, उनका राइट हो जाता है। यानी द लीगल एंड ऑफ मैरिज, कानून विवाह विच्छेद। अब बात करते हैं सेक्शन 13 की ओर चलते हैं। तलाक मीन्स होता है, मीन्स हमने आपको बताया ही है। इसमें एक वर्ड मैं वो जोड़ना चाहूँगा, जैसे टू सेपरेट समवन ईच अदर, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक करना या एक चीज़ से दूसरे का अलग हो जाना ही एक तरीके से तलाक होता है या विवाह विच्छेद बोलें। तो अब बात करते हैं सेक्शन 13 की। धारा 13 में चलने के पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि यदि कोई विवाह इस अधिनियम के पहले हुआ है, मतलब जो विवाह है इस अधिनियम के पहले भी हुआ है, तो उस पर भी यह अधिनियम लागू होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 13 की। तो सेक्शन 13 है, उसमें पति और पत्नी दोनों को ग्राउंड प्राप्त होते हैं तलाक के लिए। वो कौन कौन से ग्राउंड होते हैं, उन ग्राउंडों की हम बात करते हैं। जैसा कि पहला ग्राउंड है कि पति हो या पत्नी शादी होने के पश्चात दोनों ही अगर किसी अन्य व्यक्ति से, दोनों में से मतलब एक व्यक्ति वो पति हो या पत्नी हो या दोनों ही हो, जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इस आधार पर वह तलाक ले सकता है। जो अर्जी देने वाला है उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया हो तो वो तलाक ले सकता है। अब क्रूरता क्या है, क्रूरता को डिफाइन करते हैं। क्रूरता यानी क्रूरल्टी। क्रूरता दो प्रकार की होती है, मानसिक क्रूरता और शारीरिक क्रूरता। तो मानसिक क्रूरता क्या होती है, जो मन में युक्त आशंका उत्पन्न करे कि ये वैवाहिक संबंध जारी रखना हमारे लिए खतरा है या सही नहीं है, इस प्रकार की जो संभावनाओं को प्रकट करता है, तो उसे मानसिक क्रूरता बोलते हैं। यानी उसको यह चीज़ का आभास होता रहे कि युक्त के कारण कि उसका वैवाहिक जीवन जारी रखना उसके लिए सुरक्षित नहीं है, मानसिक क्रूरता का कारण बनता है। अब बात करते हैं शारीरिक क्रूरता की। शारीरिक की बात करें, शारीरिक क्रूरता है उसमें स्वस्थ अंग आ गए, मतलब स्वास्थ्य आ गया, अंग आ गया, ये जीवन आता है, तो ये सब लगेगी ये संकट के लिए है, इसमें रहना सुरक्षित नहीं है। यानी शरीर का किसी भी भागों में क्षति होने का आभास सदैव होता रहे, इस तरह की स्थितियां वहाँ पे हों तो ये शारीरिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट आता है अर्जी देने के समय या ठीक कम से कम 2 वर्ष तक अर्जीदार को अभित्यजन में रखा गया हो, तो ये भी इसका ग्राउंड हो सकता है। अभित्यजन मीन्स क्या होता है और अभित्यजन की बात करते हैं। अभित्यजन मीन्स होता है कि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को बिना बताए, बिना युक्त कारण के उसकी बिना सहमति के त्याग देना अभित्यजन के अंतर्गत आता है। अभित्यजन को समझाने के लिए हम एक वर्ड आपको और समझाना चाहेंगे, भगोड़ा वर्ड सुना होगा, इसको डिफाइन किया गया है। भगोड़ा मीन्स क्या होता है, जो अपने जिस कार्य के लिए वो कार्य कर रहा है या जिसके लिए वो नियुक्त किया गया है उस कार्य में असक्षम होना, वहाँ से भाग खड़े होना, इसलिए भगोड़ा वर्ड यूज किया जाता है। तो यानी जो पति होता है, पति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असक्षम हो जाता है या भाग खड़ा होता है, उसे भगोड़ा कहा जाता है। और ये अभित्यजन के उसमें आता है। अभित्यजन समझाने का हमने अच्छा प्रयास किया है, इस वर्ड को याद रखिएगा। या फिर धर्म परिवर्तन कर लिया हो, इसके आधार पे हम तलाक ले सकते हैं। धर्म परिवर्तन मीन्स होता क्या है, जब पक्षकारों की विवाह संपन्न हो रहा हो, उस समय जो धर्म रहा हो, विवाह संपन्न होने के पश्चात पति या पत्नी कोई दो में से एक पक्षकार अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो उसके आधार पर भी तलाक प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। एक कारण पागलपन का भी होता है। पागलपन पे ये है कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से उसके पागलपन से भयभीत होने लगा हो,
या ऐसा पागलपन हो गया हो जो ठीक होना ही असंभव सा हो गया हो, संभव ना हो, तो उसके आधार पर भी वो तलाक ले सकता है। जैसे कि इस पे एक महामारी बीमारी है जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। इस तरह की बीमारियां जो ठीक नहीं होती, तो इसके आधार पर भी वो तलाक प्राप्त कर सकता है। और ये आधार अभी जो बात कर रहे हैं दोनों को प्राप्त है, पति और पत्नी दोनों को, 13 की बात कर रहा हूँ। या फिर कुष्ठ रोग हो गया हो। कुष्ठ रोग का मतलब क्या होता है? जब याचिका पेश की जाने के समय उग्र हो और ठीक न होने वाले कुष्ठ रोग हो, तो उसके आधार पर भी आपको तलाक प्राप्त हो जाएगा। गुप्त बीमारी के ग्राउंड है। गुप्त बीमारी में जब याचिका पेश की जा रही हो, वो यौन संबंध बीमारियों से पीड़ित हो, उसके आधार पर आपको तलाक मिल जाएगा। या फिर वो संसार का परित्याग कर चुका हो, यानी संसार से वो किसी धार्मिक स्थान पर या आश्रम पर प्रवेश कर लेता है, तो इस आधार पर भी आप तलाक प्राप्त कर सकते हैं। जीवित न होने की अवधारणा पे, अर्थात जब व्यक्ति जो पक्षकार होता है वो 7 साल तक लापता हो गया हो, लोगों ने जीवित होने का अनुमान लगाना छोड़ दिया हो, इस तरह की स्थिति आ जाए, या 7 साल का टाइम पीरियड हो गया हो, तो उसका लापता होना, पता ना चल पाना, तो इस आधार पर भी आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह आपका ग्राउंड है, इस आधार पर भी आप तलाक प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं 13B की, सेक्शन 13B की, जिसमें सहमति से तलाक को बताया गया है। आपको बता दूं 1976 के अमेंडमेंट में इस सेक्शन को ऐड किया गया था, यानी 1976 के अधिनियम में संशोधित करके इसको 13B को धारा 13B को जोड़ा गया था, जिसमें सहमति से तलाक का प्रावधान है। इसमें होता क्या है, जब पति या पत्नी दोनों ही 1 साल से अलग अलग रह रहे हों, 1 साल से अधिक की अवधि तक दोनों ही अलग अलग रह रहे हों, और उनका एक साथ रहना असंभव सा हो गया हो, तो पति या पत्नी दोनों ही सहमति से तलाक प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 की, जो केवल वाइफ को ही ग्राउंड दिए गए हैं तलाक के लिए, स्पेशल प्रोविजन फॉर वाइफ। तो इस 13(2) को भी देखते हैं, इस पे क्या क्या प्रोविजन है जो वाइफ को स्पेशल ग्राउंड दिए गए। तो जो धारा 13(2) है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि शादी के बाद पति रेप का दोषी हो, इसके आधार पर वो तलाक ले सकती है। या फिर जो स्त्री यानी जो पत्नी है या वधू है, उसका विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले हुआ है, तो इस आधार पर वह 18 वर्ष आयु पूरी न हो इससे पहले वह अपने विवाह का तलाक ले सकती है। 15 वर्ष से पहले, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 15 वर्ष की आयु से पहले विवाह हुआ है, तो जब तलाक लेना तो 18 वर्ष की आयु पूरी ना हो इससे पहले वो तलाक ले ले। यदि पति पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ है या भरण पोषण करने की उपेक्षा करता है, इस आधार पर भी तलाक ले सकता है। यदि पति की कोई पूर्व पत्नी जिंदा है या उसका विवाह इस अधिनियम के पहले हुआ हो, तो पत्नी को 13 सब क्लास 2 के अनुसार तलाक लेने का अधिकार प्राप्त है, तो वो तलाक प्राप्त कर सकती है। तो आज का पॉइंट, एंडिंग द टू पॉइंट यही है। तलाक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके अपनी राय दें, अपनी प्रतिक्रिया साझा करें, जिसके साथ मैं और नए नए वीडियो लेके आपके साथ आता रहूं, और कानून शिक्षा के साथ हम लोग चर्चा करते हैं। धन्यवाद। आपका मनमोहन अवस्थी आपके साथ।